बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज 237। एक पेशेंट है, उसको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं, उसकी रेडियस भी फ्रैक्चर हो गई, उसकी फीमर भी फ्रैक्चर हो गई है और उसका हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ कर गया है, मतलब 120 उसकी पल्स हो गई है और जो ब्लड प्रेशर है वो 90/50 है। ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ कर गया है। ब्लड प्रेशर अगर कम हो जाए और हार्ट रेट ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि उसका फ्लूइड ब्लड लॉस हो रहा है। तो उसके लिए जो इनिशियल मैनेजमेंट होगी जो हम इमरजेंसी में करेंगे दैट इज़ फ्लूइड रिप्लेसमेंट। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हुए हैं, रेडियस और फीमर उसकी फ्रैक्चर हुई हुई है, हार्ट रेट ज़्यादा हो गया है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तो इसका मतलब है उसको कहीं ना कहीं से ब्लड लॉस हो रहा है। तो इमरजेंसी के अंदर सबसे पहले उसकी हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं। एक्सरसाइज के दौरान जो कार्डिक आउटपुट होता है वो ऑगमेंट होता है क्योंकि वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा हो जाती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा हो जाती है। एक्सरसाइज के अंदर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ कर जाती है, ग्लूकागॉन ज़्यादा हो जाता है, किडनी का जो ब्लड फ्लो होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है और सप्लैक्निक सर्कुलेशन का भी ब्लड फ्लो डिक्रीज़ कर जाता है। जो मिनट वेंटिलेशन होती है वो ज़्यादा हो जाती है। जो कॉरोनरी ब्लड फ्लो होगा वो लोकल मेटाबोलाइट से मेंटेन हो रहा होता है जब एक्सरसाइज करते हैं। और पेशेंट को टायर्डनेस फील होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्योंकि हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है। और अगर एक्सरसाइज के बाद अगर पेशेंट को टायर्डनेस फील हो रही है तो लैक्टिक एसिड ज़्यादा हो जाने की वजह से पेशेंट को टायर्डनेस फील होती है। एक्सरसाइज के दौरान मैक्सिमम हार्ट रेट होता है और मार्कली इंक्रीज़ कर जाता है कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट क्यों इंक्रीज़ करता है? क्योंकि वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा हो जाती है। एक्सरसाइज के दौरान कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाता है, हार्ट रेट भी ज़्यादा हो जाता है और जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है। वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा हो जाती है, किडनी और सब्लैंक्निक सर्कुलेशन का ब्लड फ्लो डिक्रीज़ कर जाता है और पेशेंट को टायर्डनेस फील होती है क्योंकि हार्ट रेट ज़्यादा होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज में। नॉर्मल फंक्शनिंग मायोकार्डियम के अंदर सी वेव कंसाइड करती है क्लोजर ऑफ द एवी वैल्व्स के साथ। सी वेव हमें तब मिलती है जब आपकी फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है और जब आपके माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व का क्लोजर होता है या एवी वैल्व्स का क्लोजर होता है और आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हमें सी वेव मिलती है। सी से कॉन्ट्रैक्शन और सी से सी वेव, तो कॉन्ट्रैक्शन में हमें सी वेव नजर आती है। एस ए नोड अपर पार्ट ऑफ सर्कल्स टर्मिनालिस के अंदर लोकेटेड होता है। एस ए नोड आपका स्पेशलाइज कार्डिक मसल होता है, पेसमेकर भी एस ए नोड के अंदर होता है और जो एस ए नोड होता है ना वो 60% केसेस के अंदर एस ए नोड को राइट कॉरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। 60% पेशेंट्स के अंदर जो राइट कॉरोनरी आर्टरी होती है वो एस ए नोड को सप्लाई करती है। एक्सरसाइज के दौरान जो सिम्पैथेटिक एनर्जिक स्टिमुलेशन होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज कार्डिक एक्टिविटी को ज़्यादा कर देती है। जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना वो कार्डिक एक्टिविटी को ज़्यादा कर देता है, हार्ट रेट को ज़्यादा कर देता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को ज़्यादा कर देता है। एक्सरसाइज में सिम्पैथेटिक एनर्जिक स्टिमुलेशन हार्ट रेट, हार्ट की कार्डिक एक्टिविटी को ज़्यादा कर देती है, हार्ट रेट को ज़्यादा कर देती है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को ज़्यादा कर देती है। ब्लड फ्लो का इन्वर्स रिलेशन होता है रेजिस्टेंस के साथ। ब्लड फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, वेसल की लेंथ के और डायमीटर के। ब्लड फ्लो इन्वर्सली रिलेटेड होता है रेजिस्टेंस के साथ। बेसल कंडीशंस के अंदर जो कार्डिक मसल्स होते हैं वो यूज़ करते हैं एनर्जी को फ्रॉम फैट्स। अगर तो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, बेसल कंडीशंस के अंदर जो हार्ट के मसल्स होंगे वो एनर्जी फैट से लेते हैं। जब सेंट्रल वीनस प्रेशर ज़्यादा होता है तो हार्ट रेट डिक्रीज कर जाता है। हार्ट गैप जंक्शंस की वजह से सिंसीटियम के तौर पे एक्ट करता है। आर्टीरियोल्स का डायमीटर जो होता है 0.03 मिलीमीटर होता है और जो आर्टीरियोल्स की थिकनेस होती है 0.02 मिलीमीटर होती है या 30 माइक्रोमीटर आर्टीरियोल्स का डायमीटर होता है और 20 माइक्रोमीटर इनकी जो है वो लेंथ होती है आर्टीरियोल्स की। हाईएस्ट सिस्टोलिक प्रेशर रीनल आर्टरी के अंदर होता है और जो हाईएस्ट पल्स प्रेशर होता है वो सबसे पहले डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी के अंदर, फिर फेमोरल आर्टरी के अंदर, फिर रेडियल पॉप्लिटल आर्टरी के अंदर एंड देन एओर्टा के अंदर। तो DFPA इसका निमोनिक है कि सबसे ज़्यादा जो पल्स प्रेशर होता है वो डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी का होता है, मैक्सिमम पल्स प्रेशर। फिर फेमोरल आर्टरी का होता है, फिर आपकी पॉप्लिटल आर्टरी का होता है और फिर आपके एओर्टा का जो है वो मैक्सिमम पल्स प्रेशर होगा या सबसे कम जो पल्स प्रेशर होता है वो एओर्टा का होता है। और जो हाईएस्ट सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो रीनल आर्टरी का होता है। हमारी पर्सपिरेशन से या स्वेटिंग से 24 आवर्स के अंदर 200 से लेके 400 ml फ्लूइड लॉस होता है। और अभी रिवाइज कर लेते हैं। अगर मल्टीपल फ्रैक्चर्स होंगे तो आपने सबसे पहले पेशेंट को फ्लूइड रिप्लेसमेंट करनी है। उसकी एक्सरसाइज के दौरान कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा हो जाती है वेंट्रिकल्स की। सी वेव आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर या एवी वाल्व के क्लोजर की वजह से हमें मिलती है। एस ए नोड अपर पार्ट ऑफ सर्कल्स टर्मिनालिस के अंदर लोकेटेड होता है। एक्सरसाइज के दौरान सिम्पैथेटिक एक्टिविटी आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को या हार्ट की एक्टिविटी को ज़्यादा कर देती है जिसकी वजह से हार्ट रेट भी ज़्यादा हो जाता है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा हो जाती है और हमारे कार्डिक आउटपुट को इम्प्रूव करती है सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। ब्लड फ्लो इन्वर्सली रिलेटेड होता है रेजिस्टेंस के साथ। बेसल कंडीशंस के अंदर हार्ट के मसल्स फैट को यूटिलाइज करते हैं एनर्जी के लिए। सेंट्रल वीनस प्रेशर इंक्रीज करेगा तो हार्ट रेट डिक्रीज कर जाता है। जब हार्ट रेट कम होगा ब्रेडिकार्डिया के अंदर सेंट्रल वीनस प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। सेंट्रल वीनस प्रेशर ज़्यादा होगा तो हार्ट रेट स्लो हो जाता है। हार्ट सिंसीटियम के तौर पे एक्ट करता है क्योंकि हार्ट के अंदर गैप जंक्शंस होते हैं। ल्यूमेन ऑफ द आर्टीरियोल जो होता है 0.03
मिलीमीटर होता है। हाईएस्ट सिस्टोलिक प्रेशर रीनल आर्टरी का होता है और जो हाईएस्ट पल्स प्रेशर होता है वो डॉर्सैलिस पेडिस की आर्टरी के अंदर होता है, फिर फेमोरल आर्टरी के अंदर, फिर पोप्लिटल आर्टरी के अंदर एंड देन एओर्टा में। नॉर्मल फ्लूइड लॉस जो 24 आवर्स के अंदर होगा परस्पायरेशन से दैट इज़ 200 to 400 ml। नेक्स्ट 249 MCQ दिया हुआ है। एक पेशेंट है, उसको टेकीकार्डिया हुआ है, हार्ट रेट उसका ज़्यादा हो गया है क्योंकि उसकी लेप्रोटमी हुई थी और उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। तो क्यों उसका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, हार्ट रेट ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि उसको हाइपोवोलेमिक शॉक डेवलप हो गया है। हाइपोवोलेमिक शॉक वाले पेशेंट्स के अंदर हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो होगा और लेप्रोटमी हुई है, इसका मतलब उसकी मेजर सर्जरी हुई है तो उसका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। तो हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से पेशेंट को टेकीकार्डिया हो रहा है, एब्डोमेन उसका डिस्टेंड कर गया और ब्लड प्रेशर उसका लो हो गया लेप्रोटमी के बाद। अब एक पेशेंट है, सियाचिन से आया था, 12,000 फीट फ्रॉम सी लेवल उसकी हाइट पे था और जब वापस आया तो 12 आवर्स के अंदर अंदर उसको क्या डेवलप हो सकता है, और 12 आवर्स के अंदर उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, डिस्निया डेवलप हो गया। तो पल्मोनरी एडीमा विद इन 24 आवर्स अगर किसी पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना स्टार्ट हो जाए, जब वो हाइट से वापस सी लेवल के ऊपर आता है तो पल्मोनरी एडीमा होगा। और 5 से 6 महीने के बाद अगर कोई पेशेंट कंप्लेन करता है कि वो सियाचिन से वापस आया था और उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है या उसको सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया की वजह से होता है। अब जो लैटरल वॉल इन्फार्क्ट होता है वो लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी की वजह से होता है। हार्ट की जो होती है ना 3 मेन आर्टरीज होती हैं और 3 ही मेन एरियाज होते हैं। जो मायोकार्डियल इन्फाक्शन होता है ना वो सबसे ज़्यादा आपका लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग लैड की वजह से होता है, सेकंड पे राइट कॉर्नरी आर्टरी और थर्ड पे जो होता है आपकी वो लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी की वजह से होता है। तो मेन जो होती है ना वो लैड होती है जो कि हार्ट अटैक कराती है, सेकंड पे राइट कॉर्नरी आर्टरी और थर्ड पे सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी। पहले मैं राइट कॉर्नरी आर्टरी का बताती हूँ कि राइट कॉर्नरी आर्टरी हमने पहले भी पढ़ी है कि राइट कॉर्नरी आर्टरी होती है वो 60% पेशेंट्स के अंदर एसए नोड को सप्लाई करती है, 90% पेशेंट्स के अंदर एवी नोड को सप्लाई करती है, बंडल ऑफ इसकी मेन सप्लाई होती है और वो अगर अपनी जो मार्जिनल ब्रांच होती है उसके बाद ब्लॉक होगी तो आपका एवी नोड जो अफेक्ट होता है। अब जो हमारे एरियाज़ होते हैं ना हार्ट के, अब इसमें सबसे पहले जो V1 से लेके V6 तक का एरिया होता है, ठीक है। लीड 1 से लेके लीड 6 तक जो होती है V1 V2 V3 V4 V5 V6, ठीक है। ये सारा आपका एंटीरियर वॉल होता है और ये आपकी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग इसको सप्लाई करती है। जो V1 से लेके V2 एरिया होता है वो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग सप्लाई करती है और ये सेप्टल एरिया होता है। जो V3 से V4 वाला एरिया होता है ये इसको भी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग सप्लाई करती है और ये एंटीरियर एरिया होता है। अब जो V5 और V6 होती है ना वो साइड्स पे होती हैं, लैटरल वॉल के ऊपर होती है, साथ AVL भी साइड पे होती है और लीड 1 भी साइड पे होती है। तो लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी जो होती है वो सप्लाई करती है आपके V5 V6 AVL और लीड 1 को, और ये लैटरल लीड्स होती हैं। और जो राइट कॉर्नरी आर्टरी थी वो लीड 2 3 और AVF को सप्लाई करती है। लीड 2 3 AVF को वाले एरिया को राइट कॉर्नरी आर्टरी सप्लाई करती है और ये इन्फीरियर लीड्स होती हैं क्योंकि जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है उसकी ब्रांच जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी होती है वो भी राइट कॉर्नरी आर्टरी की ब्रांच होती है। अब जब पोस्टीरियर वॉल एमआई होता है ना तो अक्सर लोगों को एसटी डिप्रेशन होगा V2 के अंदर, V3 के अंदर, और आर वेव हमें मिलती है पोस्टीरियर वॉल एमआई के अंदर। पोस्टीरियर वॉल एमआई के अंदर एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन हो जाता है लीड 2 के अंदर, ठीक है, V2 V3 के अंदर, और आर वेव हमें मिलती है। जो V1 से लेके V4 तक के अंदर अगर चेंजेस आएंगी ना तो आपको एंट्रोसेप्टल वॉल एमआई होगा या एंटीरियर एमआई होगा। जो साइनस आर्टरी होती है ना वो राइट कॉर्नरी आर्टरी की ब्रांच होती है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो एसए नोड की जो आर्टरी होती है वो 60% केसेस के अंदर राइट कॉर्नरी आर्टरी से आती है। और जो इन्फीरियर वॉल एमआई होता है वो राइट मार्जिनल आर्टरी जब ब्लॉक होगी तब होगा, या फिर जब आपकी राइट कॉर्नरी आर्टरी की ब्लॉकेज की वजह से इन्फीरियर वॉल एमआई हो जाता है। जो एपिक्स ऑफ द हार्ट की इन्फेक्शन होती है वो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग की वजह से होती है। अब जो लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी होती है ना वो आपके लैटरल वॉल को सप्लाई करती है या पोस्टीरियर लैटरल सरफेस को सप्लाई करती है, ठीक है। अब जो लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी यानी आपके लेफ्ट एट्रियम को सप्लाई करती है और लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, और लोअर सेगमेंट ऑफ द हार्ट इन्फार्क्ट जो होगा अगर आपके हार्ट के इन्फार्क्ट का लोअर सेगमेंट जो होता है लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी इन्वॉल्व होती है। अब जो राइट बंडल ब्रांच जो होता है ना उसको लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी सप्लाई करती है, और अगर आपकी लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी ब्लॉक हो जाती है ना तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इफेक्ट होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल का भी पोस्टीरियर पार्ट जो होगा ना वो इफेक्ट होगा जब आपकी लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट के अंदर 2 कॉर्नरी आर्टरीज आती हैं, एक ऑरिकुलर आर्टरी होती है, एक एट्रियो वेंट्रिकुलर नोडल आर्टरी होती है और एक सेप्टल आर्टरी होती है। जो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी होती है ना वही हमें लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी देती है और फिर रन करती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव के अंदर। एक्यूट एमआई वाले पेशेंट्स के अंदर रेट्रोस्टर्नल क्रशिंग चेस्ट पेन होता है, एसटी सेगमेंट की एलिवेशन हो जाती है एंटीरियर लिम्ब लीड्स के अंदर। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो
आर्टरीज कौन कौन सी होती हैं हार्ट की। अब इसमें सबसे पहले आती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। जो लैड होती है ना, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जो कि आपकी एंटीरियर वॉल को सप्लाई करी होती है, ये हमारे पास एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी रहती है। मतलब आगे की जो आपकी वेंट्रिकल्स की दरमियान वाली आर्टरी है वो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग से आती है और ये एंटीरियर 2/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करती है। मतलब आगे का जो 2/3 इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसको लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग सप्लाई करेगी और ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी ब्रांच देती है। ये एंटीरियर सर्फेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है और अगर पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल होगा तो दैट इज लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। एपिक्स ऑफ द हार्ट को भी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग सप्लाई करती है और जो ग्रेटर कार्डिक वेन होती है ना वो आपके लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग के साथ रन कर रही होती है। ठीक है, ग्रेटर कार्डिक वेन जो होती है ना वो लैड के साथ साथ चलती है। अब जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है ना उसको मेनली जो सप्लाई करती है वो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग होती है, क्योंकि जो आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है ना उसका जो 2/3 पार्ट है, ठीक है, और जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का 2/3 पार्ट है उसको लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ही सप्लाई कर रही है। ये एंटीरियर वॉल ऑफ द हार्ट को सप्लाई करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की एंटीरियर सर्फेस को सप्लाई करती है, एपिक्स ऑफ द हार्ट को सप्लाई करती है। एंटीरियर वॉल एमआई के अंदर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग इन्वॉल्व होती है। जब V1 से लेके V4 तक की लीड्स में कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको एंटीरियर वॉल एमआई होता है और लैड इन्वॉल्व होती है। अब जो बंडल ऑफ हिस को इसकी सेप्टल परफोरेटेड ब्रांचेस होती हैं, माइनर ब्लड सप्लाई होती है बंडल ऑफ हिस की जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग होती है। उसके बाद आती है हमारे पास पोस्टीरियर डिसेंडिंग या पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी होती है वो राइट कॉरोनरी आर्टरी की ब्रांच होती है। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करती है और ये पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द हार्ट को सप्लाई करती है। देन आती है हमारे पास लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अब जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है ना उसने क्या करना है, लेफ्ट लैटरल वॉल को सप्लाई करना है और पोस्टीरियर वॉल को सप्लाई करना है लेफ्ट वेंट्रिकल की। लेफ्ट वेंट्रिकल की अगर लैटरल वॉल और पोस्टीरियर वॉल को सप्लाई करती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कॉरोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट एट्रियम को सप्लाई करती है और एसए नोड 40% केसेस के अंदर जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है वो एसए नोड को सप्लाई कर रही होती है। 60% जो थी वो राइट कॉरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही थी और जो 40% केसेस के अंदर जो है ना वो 60% पेशेंट्स के अंदर जो है ना वो आरसीए सप्लाई करती है आपके एसए नोड को और 40% केसेस के अंदर लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और 90% केसेस के अंदर जो एवी नोड को सप्लाई करती है दैट इज राइट कॉरोनरी आर्टरी और 10% केसेस के अंदर लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी सप्लाई करती है। अब जो राइट कॉरोनरी आर्टरी थी वो इन्फीरियर वॉल का एमआई कराती है या फिर पोस्टीरियर वॉल का एमआई भी करा सकती है राइट कॉरोनरी आर्टरी, क्योंकि जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी होती है वो राइट कॉरोनरी आर्टरी की ही ब्रांच होती है। राइट कॉरोनरी आर्टरी 60% पेशेंट्स के अंदर एसए नोड को सप्लाई करती है और एवी नोड को 90% पेशेंट के अंदर सप्लाई करती है नियर द इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। बंडल ऑफ इसकी मेन सप्लाई राइट कॉरोनरी आर्टरी से आती है और जो माइनर सप्लाई होती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग से आती है। अगर तो राइट कॉरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो जाती है इसकी राइट मार्जिनल आर्टरी देने के बाद, ठीक है, तो एवी नोड अफेक्ट होगा और जो इसकी मार्जिनल ब्रांच है ना वो एपिक्स ऑफ द हार्ट को भी सप्लाई करती है। मेनली जो एपिक्स ऑफ द हार्ट है उसको लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग सप्लाई कर रही है, लेकिन जो राइट कॉरोनरी आर्टरी होती है उसकी भी एक मार्जिनल ब्रांच आपकी एपिक्स ऑफ द हार्ट को जाती है। जो राइट कोर्नस आर्टरी होती है ना वो इनफंडिबुलम को सप्लाई करती है और जो लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी होती है ना वो हमारे पास ब्रांचेस देती है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव के अंदर रन करती है और लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी की ही ब्रांचेस होती हैं लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। राइट बंडल ब्रांच को लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है, एपिकार्डियम को कॉरोनरी आर्टरी सप्लाई करती हैं। हमने पढ़ा था कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग के साथ ग्रेटर कार्डिक वेन होती है और एंटीरियर कार्डिक वेन जो होती है वो राइट एट्रियम के अंदर एंटर करती है और जो मिडल कार्डिक वेन होती है ना वो आपकी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के साथ रन करती है। ठीक है, मिडल कार्डिक वेन आपकी जाएगी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर के साथ और जो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर के साथ करती है दैट इज ग्रेटर कार्डिक वेन। ठीक है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर या एंटीरियर डिसेंडिंग या लैड के साथ जो होती है वो ग्रेटर कार्डिक वेन होती है और जो मिडल कार्डिक वेन होती है ना आपकी वो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के साथ रन करती है। और जो वेन्स थी ना उसमें कॉरोनरी साइनस आता है, ठीक है, और ग्रेटर कार्डिक वेन आती है, मिडिल कार्डिक वेन आती है और एंटीरियर कार्डिक वेन आती है। जो एंटीरियर कार्डिक वेन होती है वो तो डायरेक्टली आपके राइट एट्रियम के अंदर एंटर कर जाती है। ठीक है, जो मिडिल कार्डिक वेन थी वो आपके पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करती है और फिर आपकी वो रन करती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के साथ। और जो ग्रेटर कार्डिक वेन होती है ना वो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर रन करती है, एपिक्स और सल्कस के अंदर ये रन करेगी हमारे पास और लैड के साथ साथ होती है। और जो कॉरोनरी साइनस होता है ना वो मेन वीनस ड्रेनेज होती है हार्ट की और 2/3 वीनस ड्रेनेज जो होती है वो कॉरोनरी साइनस के अंदर ही होती है। जब कॉरोनरी ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है ना तो हार्ट रेट डिक्रीज कर जाता है। कॉरोनरी सर्कुलेशन के अंदर एंड टू एंड एनास्टोमोसिस होती है, हार्ट की सर्कुलेशन के अंदर एंड टू एंड एनास्टोमोसिस होती है। अब नेक्स्ट MCQ दिया हुआ है कि ऑस्कल्टेशन के ऊपर जो थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस होती है उसके अंदर हमें
A2 की हार्ट साउंड्स मिलेंगी। अब जो ऑस्कल्टेशन ऑफ हार्ट होती है ना, इसके 4 एरियाज होते हैं, एओटिक 1, एओटिक 2, ठीक है, पल्मोनरी एरिया, ट्राइकस्पिड एरिया एंड द माइट्रल एरिया। APTM इसका निमोनिक होता है। सबसे पहले आता है हमारे पास एओटिक एरिया। जो एओटिक एरिया A1 होता है ना, उसे हम सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस राइट साइड के ऊपर सिर्फ एक ही चीज़ होता है, वो एओटिक 1 एरिया होता है और सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस होती है जहाँ पे हमें एओटिक रिगर्जिटेशन का मरमर भी मिलता है। जो एओटिक 2 एरिया होता है ना, वो थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर होता है, लेकिन वो लेफ्ट साइड के ऊपर होगा और इसे हम अर्ब्स पॉइंट भी कहते हैं। उसके बाद पल्मोनरी एरिया आता है, वो भी लेफ्ट साइड की सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर होता है। जो ट्राइकस्पिड एरिया होता है वो भी लेफ्ट साइड की फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर होगा। और जो माइट्रल एरिया होता है वो लेफ्ट साइड की ही फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर होता है, मिड क्लेविकुलर लाइन के अंदर। और एपेक्स बीट हमें माइट्रल एरिया के ऊपर मिलती है और मिड डायस्टोलिक मरमर हमें मिलता है माइट्रल स्टेनोसिस का माइट्रल एरिया के अंदर। जो एओटिक रिगर्जिटेशन का मरमर होता है ना, वो लोअर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर के ऊपर मिलता है। तो अब जो थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम के ऊपर एरिया होगा, दैट इज एओटिक 2, ठीक है। और राइट साइड के ऊपर A1 होता है, ठीक है। जो एओटिक 1 एरिया होता है ना, वो राइट साइड के ऊपर है। राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर जो होता है ना, वो एओटिक 1 एरिया होता है। और जो लेफ्ट सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर होता है, दैट इज पल्मोनरी एरिया, ठीक है। और जो माइट्रल वाल्व होता है वो हमें फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर मिलता है, लेफ्ट साइड के ऊपर ही मिड क्लेविकुलर लाइन में। और यहाँ माइट्रल स्टेनोसिस का मरमर हमें माइट्रल वाल्व वाली एरिया के ऊपर मिलता है। जो पल्मोनरी वाल्व की साउंड होती है वो हमें सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस लेफ्ट साइड पे मिलती है। ट्राइकस्पिड वाल्व फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस लेफ्ट साइड के ऊपर होता है। और जो एओटिक 1 होता है वो राइट साइड पे होगा और एओटिक 2 जो होता है वो लेफ्ट साइड के ऊपर होता है, लेकिन थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है। सेंट्रल वीनस प्रेशर जब इंक्रीज करता है तो हार्ट रेट आपका डिक्रीज कर जाएगा। लिम्फेटिक फ्लो डिक्रीज कर जाता है जब प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। लिम्फेटिक फ्लो का जो है वो इन्वर्स रिलेशन होता है ऑन्कोटिक प्रेशर के साथ। अगर आपके ब्लड प्लाज्मा का ऑन्कोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो लिम्फेटिक फ्लो डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन लिम्फेटिक फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के साथ। तो लिम्फेटिक फ्लो ज़्यादा हो जाता है जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। लिम्फेटिक फ्लो डिक्रीज कर जाता है जब ऑन्कोटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है। और लिम्फेटिक फ्लो जो होता है ना, हेमरेज के अंदर भी डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। लिम्फेटिक फ्लो हेमरेज में भी डिक्रीज कर जाएगा। लिम्फेटिक फ्लो का डायरेक्ट रिलेशन है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के साथ और इनडायरेक्ट रिलेशन होता है प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर के साथ। अब एक शॉक वाला पेशेंट था और उसको जो शॉक वाला पेशेंट है और साइट ऑफ सेप्टिक शॉक पूछी हुई है और सिनेरियो में दिया हुआ है कि उसको तेज़ बुखार हुआ है, उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया, शॉक की तरह की कंडीशन है। तो सेप्टिक शॉक जो होता है ना, वो ज़्यादातर यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शन की वजह से डेवलप होता है। सेप्टिक शॉक में यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शन होती है। बेसिकली शॉक के अंदर जो ऑक्सीजन की परफ्यूजन होती है ना, आपके ब्लड वेसल्स की परफ्यूजन डिक्रीज कर जाती है और न्यूट्रिएंट्स भी डिक्रीज कर जाते हैं नॉर्मल टिश्यू या सेलुलर फंक्शन के लिए। जब ऑक्सीजन कम हो जाए या परफ्यूजन कम हो जाए, ब्लड सप्लाई कम हो जाए आपकी, या न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं नॉर्मल टिश्यूज़ के लिए, तो शॉक की कंडीशन डेवलप हो जाती है। 4 तरह के शॉक्स होते हैं, एक हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक और सेप्टिक शॉक। अब यहाँ पे सेप्टिक शॉक का बताया हुआ, जो सेप्टिक शॉक होता है ना, ये सेप्सिस की वजह से होता है, किसी ना किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसमें स्किन जो होती है ना आपकी वार्म स्किन होती है, प्रीलोड डिक्रीज कर जाता है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज कर जाता है और हार्ट रेट है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। जो वैस्कुलर रेजिस्टेंस होती है वो डिक्रीज कर जाती है। ऑक्सीजन डिलीवरी टिश्यूज़ के अंदर भी इंक्रीज कर जाती है। अब पेशेंट को जो है ना वो डिसमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोगुलेशन भी डेवलप हो सकती है, जो कि पूअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है शॉक का। हाइपोटेंशन डेवलप हो सकती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है इनका, और इवन वेजोडाइलेशन भी हो जाती है सेप्टिक शॉक वाले पेशेंट्स के अंदर। जो सेप्टिक शॉक होता है ना, वो यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शन के अंदर या सेप्सिस वाले पेशेंट्स के अंदर सेप्टिक शॉक डेवलप हो जाता है। और इसमें स्किन जो होती है वो वार्म होती है, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है सेप्टिक शॉक वाले पेशेंट्स का। और जो सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस या आफ्टर लोड होता है वो भी डिक्रीज कर जाता है, लेकिन प्री लोड भी इनका डिक्रीज कर जाएगा और आफ्टर लोड भी डिक्रीज कर जाता है। ऑक्सीजन डिलीवरी टिश्यूज़ में वो इंक्रीज कर रही होती है सेप्टिक शॉक वाले पेशेंट्स के अंदर। उसके बाद आता है कि जो ECG की वेव्स होती हैं हमें कब मिलती हैं, जब हार्ट जो होता है ना पार्शली डिपोलराइज्ड होगा, ठीक है। जब आपके हार्ट से जो करंट फ्लो हो रहा होता है, जब हार्ट जो है पार्शली डीपोलराइज स्टेट के अंदर होता है, तो ECG के ऊपर हमें वेव्स मिलती हैं। पार्शली डीपोलराइज स्टेट के अंदर हमें ECG की वेव्स मिलती हैं। सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन की वजह से। हमने पहले भी पढ़ा था कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। माइट्रल ट्राइकस्पिड वाल्व का क्लोजर होता है, सी वेव आती है। जो सेकेंड हार्ट साउंड होती है वो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है, इसमें एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व का क्लोजर होता है। थर्ड हार्ट साउंड रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग की वजह से आती है, जो प्रेगनेंसी के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर, एथलीट्स में नॉर्मल होती है। फोर्थ हार्ट साउंड एट्रियल सिस्टोली में या फिर हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में मिलती है। अब जो राइट वेंट्रिकल का प्रेशर होता है, राइट वेंट्रिकल का प्रेशर जब 8 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से ज़्यादा हो जाता है ना, तो पल्मोनरी वाल्व ओपन हो जाता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर जब 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से ज़्यादा हो रहा था तो एओर्टिक वाल्व ओपन हो रहा था। और जो राइट वेंट्रिकल का डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 8 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है, और राइट वेंट्रिकल का जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। ऐसा कौन सा फिनोमेना होता है जिसके अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपकी इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है,
कार्डिक आउटपुट बेसिकली आपका इंक्रीज़ कर जाता है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ कर जाता है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होती है वो आपकी डिक्रीज़ कर जाती है और वेजोडाइलेशन होती है स्केलेटल मसल्स के अंदर। तो एक्सरसाइज के दौरान एक तो कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाता है, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ कर जाती है और वेजोडाइलेशन होती है स्केलेटल मसल्स के अंदर। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि कार्डिक साइकिल अगर 0.3 सेकंड्स का होगा और हार्ट रेट अगर 75 है और हार्ट रेट अगर उसका 225 हो जाता है तो ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल क्या हो जाएगी 0. हार्ट रेट जो उसका 3 टाइम्स ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो उसकी जो कार्डिक साइकिल है वो उतना ही कम हो जाएगा, 0.1 सेकंड्स का हो जाएगा कार्डिक साइकिल। 8% ब्लड लॉस हुआ पिछले 30 मिनट्स के अंदर, लेकिन आर्टीरियल प्रेशर चेंज नहीं होता है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम लॉस ऑफ द ब्लड, ठीक है। अब 8% ब्लड लॉस हुआ है पिछले 30 मिनट्स के अंदर, लेकिन आर्टीरियल प्रेशर उसका चेंज नहीं हुआ है। किस चीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लॉस ऑफ ब्लड होता है? वेन्स के अंदर ना कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है, वेन्स की कंप्लाइंस ज़्यादा होती है, तो मैक्सिमम ब्लड लॉस जो होता है ना वो भी वेन्स से होता है। अगर तो थ्रोम्बोसिस की वजह से मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो रहा है तो कौन सा फैक्टर है जो कि इंपॉर्टेंट है और इंडिपेंडेंट होता है बाकी सारे फैक्टर्स के? थ्रोम्बोसिस की वजह से हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है। थ्रोम्बस तभी बनते हैं जब फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, तो थ्रोम्बोसिस की वजह से अगर मायोकार्डियल इन्फाक्शन होगा तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी आपकी डिक्रीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट और इंडिपेंडेंट फैक्टर है। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम होगी तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रोमिनेंट प्री पोटेंशियल एसए नोड का होता है, एसए नोड जो था वो अपर पार्ट ऑफ द सल्कस टर्मिनालिस के अंदर लोकेटेड था, 60% इसको राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। जो एओर्टिक एन्यूरिज्म्स का जो डिफेक्ट होता है ना वो ट्यूनिका मीडिया के अंदर होता है। जो एओर्टिक एन्यूरिज्म होता है ना ट्यूनिका मीडिया के अंदर डिफेक्ट होने की वजह से एओर्टिक एन्यूरिज्म बन जाते हैं। फास्टेस्ट रिस्पांस जो इंक्रीज ब्लड प्रेशर का आता है दैट इज़ बैरोरिसेप्टर, ठीक है। बैरोरिसेप्टर हमने पहले भी पढ़ा था कि जो जब आपका तेज़ी से ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज़ करता है ना, रैपिडली इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर को मैक्सिमली रिस्पॉन्ड करते हैं बैरोरिसेप्टर्स, ठीक है। रैपिडली इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर को जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स करते हैं वो बैरोरिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ पे जब इंक्रीज़ करता है ब्लड प्रेशर तो बैरोरिसेप्टर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं। अब एक पेशेंट है वो एक पर्सन था जो मैराथन रेस आया है करके, और जो ब्लड फ्लो है ना उसके नॉन एक्सरसाइजिंग मसल का क्या होगा, ठीक, किससे मेंटेन होगा? तो जो नॉन एक्सरसाइजिंग मसल का जो ब्लड फ्लो होता है वो सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक होता है, और जो एक्सरसाइजिंग मसल थे उनका लोकल मेटाबोलाइट्स हो रहा था जिसमें आपके कार्बन डाइऑक्साइड था, हाइड्रोजन आयन था, एडिनोसिन था, लैक्टेट था और पोटाशियम आयन था। तो सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक होता है नॉन एक्सरसाइजिंग मसल का, और एक्सरसाइजिंग मसल का जो ब्लड फ्लो होता है वो मेंटेन होता है लोकल मेटाबोलाइट्स से। और एक्सरसाइज के दौरान वेजोडाइलेशन हो जाती है स्केलेटल मसल्स की, और एक्सरसाइज में टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ कर जाती है लोकल मेटाबोलाइट्स की वजह से। और साथ जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर आपके जो है ना कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाता है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है और वेजोडाइलेशन ज़्यादा हो जाती है। नॉन एक्सरसाइजिंग मसल के अंदर सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक के थ्रू आपका ब्लड फ्लो मेंटेन होता है, या रेस्टिंग मसल्स के अंदर सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक के थ्रू ब्लड फ्लो मेंटेन होता है। जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है इसमें वेंट्रिकल्स का प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है। फर्स्ट हार्ट साउंड में वेंट्रिकल्स का प्रेशर डिक्रीज़ किया हुआ होता है। अब एक पेशेंट है उसका 1 लीटर ब्लड लॉस हुआ 5 मिनट के अंदर, तो हार्ट रेट उसका ज़्यादा हो जाएगा। जब आपका एक्यूट ब्लड लॉस होता है तो हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है। हमने पढ़ा था कि हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ठीक है। टेकीकार्डिया होता है और हाइपोटेंशन हो जाती है जब एक्यूट ब्लड लॉस होगा। अगर 5 मिनट के अंदर उसका 1 लीटर ब्लड लॉस हो गया तो उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एओर्टिक रिगर्जिटेशन का मरमर हमें मिलता है राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर। हमने पढ़ा था कि जो राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस होती है उसके अंदर A1 एरिया होता है, एओर्टिक 1 एरिया, और एओर्टिक रिगर्जिटेशन के एरिया मरमर का जो मरमर होता है वो हमें A1 एरिया ये राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर मिलता है। और जो लेफ्ट थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस थी उसके अंदर हमारा A2 एरिया था, एओर्टिक 2 एरिया था। अब हम रिवाइज कर लेते हैं कि हाइपोवॉलेमिक शॉक डेवलप हो जाएगा अगर लेप्रोटमी वाला पेशेंट होगा या एब्डोमिनल सर्जरी वाला पेशेंट होगा, उसको टेकीकार्डिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन या ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। अगर एक पेशेंट सियाचिन से सी लेवल के ऊपर आते हैं उसको 24 घंटे के अंदर कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है तो पल्मोनरी एडीमा होगा, और अगर 5 to 6 मंथ्स के बाद सिम्टम्स आते हैं तो पॉलीसाइथीमिया होगा, दैट इज सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। लेटरल वॉल इन्फार्क्ट के अंदर लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इन्वॉल्व होती है। थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस लेफ्ट साइड के ऊपर एओर्टिक 2 एरिया होता है। सेंट्रल वीनस प्रेशर ज़्यादा हो जाता है जब हार्ट रेट डिक्रीज़ करता है। लिम्फेटिक फ्लो डिक्रीज़ कर जाता है जब प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। शॉक के अंदर साइट ऑफ सेप्टिक शॉक जो होती है ना ज़्यादातर यूरिनरी ट्रैक होती है। ECG की वेव्स हमें मिलती हैं जब पार्शली डीपोलराइज्ड होता है हार्ट पार्शली डीपोलराइज्ड होगा तो ECG की वेव्स मिलती हैं। सेकंड हार्ट साउंड आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर प्रोड्यूस होती है। राइट वेंट्रिकल का प्रेशर जब 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा हो जाता है तो
पल्मनरी वाल्व ओपन हो जाता है, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाता है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है, वेसोडाइलेशन होती है स्केलेटल मसल्स के अंदर एक्सरसाइज में। अगर तो हार्ट रेट आपका 225 हो जाए 75 से, तो कार्डिक साइकिल 0.1 सेकंड का हो जाता है। मैक्सिमम लॉस ऑफ ब्लड जो है वेन्स से होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन थ्रोम्बोसिस की वजह से हो रही है। तो जो इंपॉर्टेंट और इंडिपेंडेंट फैक्टर है दैट इज डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। एसए नोड का प्रोमिनेंट प्री पोटेंशियल होता है, एओर्टिक एन्यूरिज्म्स के अंदर ट्यूनिक का मीडिया का डिफेक्ट होता है, फास्टेस्ट रिस्पॉन्स टू इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर दैट इज बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। नॉन एक्सरसाइजिंग मसल का जो ब्लड फ्लो होता है वो सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक से रेगुलेट होता है। फर्स्ट हार्ट साउंड के अंदर वेंट्रिकल्स का प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। अगर 1 लीटर ब्लड लॉस होगा 5 मिनट्स में तो उसका हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा। मरमर जो हमें एओर्टिक रिगर्जिटेशन का मिलता है, एआर का मरमर हमें लेफ्ट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर मिलता है, राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर मिलता है। अब एक 62 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलर है, शायद उसको डिस्निया भी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी है, और पल्मोनरी एडीमा कैसे डेवलप होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलर वाले पेशेंट्स के अंदर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाने की वजह से पल्मोनरी एडीमा डेवलप हो जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलर वाले पेशेंट्स के अंदर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो पल्मोनरी एडीमा डेवलप हो जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलर वाले पेशेंट्स के अंदर। एनाफाइलेक्टिक शॉक और हाइपोवोलेमिक शॉक का डिफरेंस ये होता है कि कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है एनाफाइलेक्टिक शॉक वाले पेशेंट्स के अंदर। एनाफाइलेक्टिक शॉक वाले पेशेंट्स के अंदर कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक वाले पेशेंट्स के अंदर कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है। कार्डिक आउटपुट जो होता है ना वो सिर्फ एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर ज़्यादा होता है और सेप्टिक शॉक के अंदर ज़्यादा होता है। बाकी सारे शॉक्स के अंदर, कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर भी कार्डिक आउटपुट कम होता है, और हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर भी कार्डिक आउटपुट कम होता है, और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के अंदर भी कार्डिक आउटपुट कम होता है। सिर्फ और सिर्फ एनाफाइलेक्टिक शॉक वाले पेशेंट्स के अंदर और सेप्टिक शॉक वाले पेशेंट्स के अंदर कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है। और जो एनाफाइलेक्टिक शॉक है ना वो किसी न किसी आपको टॉक्सिन मीडिएटेड भी हो सकता है, किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो सकता है। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है। ईसीजी एक पेशेंट की जिसमें प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन हो रही है पीआर इंटरवल की, सक्सेसिव बीट्स के अंदर बाद में ड्रॉप बीट्स आ रही हैं, तो ये मोबिट्स टाइप 1 एवी ब्लॉक होगा। जो मोबिट्स टाइप 1 एवी ब्लॉक होता है उसके अंदर बेसिकली ये टाइप 2 हार्ट ब्लॉक है, लेकिन उसकी टाइप 2 हार्ट ब्लॉक की सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की फर्स्ट जो कंडीशन होती है मोबिट्स टाइप 1, जिसे वेंकीबेक फिनोमेना भी कहते हैं। इसमें प्रोलॉन्गेशन होती है पीआर इंटरवल की सक्सेसिव बीट्स के अंदर, और फिर ड्रॉप बीट्स आती हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन इंक्रीज कर जाती है जब डिक्रीज करता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब जो इजेक्शन फ्रैक्शन होती है ना उसका फॉर्मूला होता है कि आप स्ट्रोक वॉल्यूम को डिवाइड करते हो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम से। इजेक्शन फ्रैक्शन का फॉर्मूला है कि आपने स्ट्रोक वॉल्यूम को एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो इन्वर्सली रिलेटेड है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रोक वॉल्यूम के। जितना कम होगा ना आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम उतनी ज़्यादा आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन होगी। तो जो इजेक्शन फ्रैक्शन होती है वो इन्वर्सली रिलेटेड होती है आपके एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम से। मायोकार्डियम की इंजरी हुई है तो बायोकेमिकल चेंजेस हमें हाइपोक्सिया के अंदर क्या नजर आएंगे। अब हाइपोक्सिया है, ऑक्सीजन नहीं है, तो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस डेवलप हो जाती है। अब एक पेशेंट है उसको इन्फार्क्ट हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल का, जो कि सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्ट है, और जो इन्फार्क्टेड इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम भी है। ठीक है, मोस्ट लाइकली कॉज क्या होगी, थ्रोम्बोटिक ऑक्लूजन ऑफ द लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अगर तो लेफ्ट वेंट्रिकल का इन्फार्क्ट हो जो कि सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्ट हो, और साथ इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम भी अगर इन्फार्क्टेड होगा, तो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की ब्लॉकेज की वजह से उसको इन्फार्क्ट हो रहा है। ठीक है, थ्रोम्बोटिक इन्फार्क्ट होगा लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी का, क्योंकि लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी हमने पढ़ा था कि लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का इन्फार्क्ट है तो इस वजह से लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इन्वॉल्व होगी और थ्रोम्बोटिक इन्फार्क्ट होगा। अब एक ओल्ड मैन था, वो उसकी डेथ हो गई है 4 डेज़ के बाद रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के, और फीमर का फ्रैक्चर था। जब आपने ऑटोप्सी कराई तो हमें पल्मोनरी इन्फार्क्ट नज़र आ रहे हैं, और जो पल्मोनरी इन्फार्क्ट नज़र आ रहे हैं। तो कॉज क्या होगी, फैट एम्बोलिज्म। ठीक है, अगर फीमर का फ्रैक्चर हो, लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर हो, और साथ आपको पल्मोनरी इन्फार्क्ट्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फैट एम्बोलिज्म था। अभी एम्बोलिज्म की टाइप्स बताएंगे, एक होता है एयर एम्बोलिज्म। ठीक है, एयर एम्बोलिज्म में क्या होता है कि सेंट्रल वीनस लाइन आपने पास की, ठीक है, और पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप हो गई है कि बहुत उससे जब आप सीवीपी पास करते हो ना तो बहुत ज़्यादा एयर चली जाती है, 100 ml से ज़्यादा अगर एयर जाएगी तो एयर एम्बुलेंस बन जाता है। अगर एक प्रेग्नेंट लेडी और उसका लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हो जाए और वो हॉस्पिटल के रास्ते में विदिन 24 आवर्स अगर उसकी डेथ हो जाती है या ड्यूरिंग लेबर डेथ हो रही है, तो फिर ये एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होगा। लेकिन अगर एक प्रेग्नेंट लेडी की 24 आवर्स के बाद डेथ हो रही होगी, लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर है, तो फिर फैट एम्बोलिज्म की वजह से ही होता है। लेकिन अगर 24 आवर्स के अंदर डेथ हो रही है ना, या ड्यूरिंग लेबर डेथ हो रही है, तो एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से होता है। अगर एक पेशेंट को सडन डेथ हो जाए और सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। लॉन्ग बोन के फ्रैक्चर्स की वजह से और 3 से 4 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई है, तो फैट एम्बोलिज्म होगा। फैट एम्बोलिज्म में 3 से 4 दिन के बाद डेथ होती है और लॉन्ग बोन्स का फ्रैक्चर होता है, जिसकी वजह से उनको फैट एम्बोलिज्म बन जाता है और डेथ हो जाती है। और जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है ना, उसके अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी अचानक होती है और अचानक ही डेथ हो जाती है। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म के अंदर प्रेग्नेंट लेडी होगी और हो सकता है उसका लॉन्ग बोन भी फ्रैक्चर हो, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो विदिन 24 आवर्स उसकी डेथ हो जाती है, ड्यूरिंग लेबर डेथ हो जाती है। और जो सडन डेथ होती है ना, सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में होती है।
और एयर एम्बोलिज्म जो होता है ना वो जब आप सीवीपी लाइन पास कर रहे होते हो पेशेंट को तो तब एयर एम्बोलिज्म की वजह से डेथ हो सकती है। ये एयर एम्बोलिज्म की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। अब यहाँ पे सिनेरियो में उसकी लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर था और उसको पल्मोनरी इन्फार्क्ट डेवलप हुए 4 दिन के बाद, तो ये फैट एम्बोलिज्म की वजह से पेशेंट की डेथ हुई है। उसके बाद एक यंग गर्ल थी, एक्सरसाइज कर रही थी, तो स्केलेटल मसल्स के अंदर क्या डिक्रीज़ कर जाती है, जो रेजिस्टेंस होती है ना, हमने पढ़ा था कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ कर जाती है एक्सरसाइज के दौरान। तो जो आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस होगी ना तो वो आपकी डिक्रीज़ कर जाती है एक्सरसाइज में। अगर एक पेशेंट का 1.5 लीटर्स ब्लड लॉस हो जाएगा तो उसको हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, उसका सेंट्रल वीनस प्रेशर कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़ कर जाता है। हाइपरकैलेमिया का अकर इन एक्यूट रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अंदर आपके पोटाशियम के लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं, एक्सरसाइज में हाइपरकैलेमिया डेवलप हो जाता है। एक्सरसाइज में हाइपरकैलेमिया भी डेवलप हो जाता है, ठीक है। एक्सरसाइज में हाइपरकैलेमिया भी हो जाता है। अब हमने जो एक्सरसाइज के चेंजेस पढ़े थे, सबसे पहले तो ये कि एक्सरसाइज के अंदर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है, जो आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस जो होती है वो एक्सरसाइज में डिक्रीज़ कर जाती है क्योंकि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ कर रही है। कार्डिक आउटपुट भी मैक्सिमम होता है, इंक्रीज़ कर जाता है, मार्क इंक्रीज़ होता है कार्डिक आउटपुट के अंदर, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, ब्लड फ्लो किडनी और सप्लाइकिंग सर्कुलेशन का डिक्रीज़ कर जाता है, ग्लूकागॉन ज़्यादा हो जाता है, पोटाशियम के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। ड्यूरिंग एक्सरसाइज पेशेंट को टायर्डनेस फील होती है क्योंकि हार्ट रेट ज़्यादा हो रहता है, और आफ्टर एक्सरसाइज होती है वो लैक्टिक एसिड ज़्यादा हो रहा है इसलिए पेशेंट टायर्ड फील करता है। और एक्सरसाइज के दौरान जो आपका हार्ट का ब्लड फ्लो होता है वो लोकल मेटाबोलाइट से ही रेगुलेट हो रहा होता है, और एक्सरसाइज के दौरान जो आपके स्केलेटल मसल्स का ब्लड फ्लो होता है वो लोकल मेटाबोलाइट से रेगुलेट हो रहा होता है। एक्सरसाइज में ग्लूकागॉन के लेवल्स ज़्यादा हो जाते हैं और जो मिनट वेंटिलेशन होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है एक्सरसाइज के दौरान। उसके बाद दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ द कंडक्शन जो होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है 5 to 50 फोल्ड्स, क्योंकि लार्ज डायमीटर होता है। तो अदर रीजंस क्या होंगी कि जो सोडियम चैनल्स होते हैं ना वो परमेबिलिटी को ज़्यादा कर देते हैं। वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन आपकी इंक्रीज़ कर गई है 5 to 50 टाइम्स, ठीक है, 5 टाइम्स से 50 टाइम्स तक इंक्रीज़ कर गई है क्योंकि डायमीटर लार्ज था। और दूसरी चीज़ क्या कहती है, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन ज़्यादा हो जाती है जब आपके सोडियम चैनल ज़्यादा होंगे। जब सोडियम चैनल ज़्यादा होंगे ज़्यादा सोडियम अंदर जाएगा, डीपोलराइजेशन ज़्यादा होगी, एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा जनरेट होगा और वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। तो सोडियम चैनल जो होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं परमेबिलिटी को, जिसकी वजह से आपकी वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इंक्रीज कर जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस की सबसे मोस्ट कॉमन साइट जो होती है वो एओर्टा होती है। एओर्टा के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस सबसे ज़्यादा होती है। अब इसका निमोनिक यहाँ पे दिया हुआ है एलसीपी डिक, ठीक है, एलसीपी डीआईसी दिया हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। सबसे ज़्यादा जो वहाँ एथेरोस्क्लेरोसिस होती है वो आपके लोअर एब्डोमिनल एओर्टा का अफेक्ट करती है। सेकंड पे फिर कॉरोनरी आर्टरी आती है, फिर आती है पोप्लीटल आर्टरी, फिर आती है डिसेंडिंग थोरेसिक आर्टरी, फिर आती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और फिर आता है सर्कल ऑफ विलिस। तो सबसे ज़्यादा जो एथेरोस्क्लेरोसिस होगी ना वो आपके लोअर एब्डोमिनल एओर्टा के अंदर होती है। जो आपका लोअर एब्डोमिनल एओर्टा है वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस सबसे ज़्यादा होती है। सेकंड पे होती है वो कॉरोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है। थर्ड पे होती है आपकी पोप्लीटल आर्टरी के अंदर, और फिर डी से आ जाएगा आपकी डिसेंडिंग थोरेसिक आर्टरी के अंदर, फिर इंटरनल कैरोटिड के अंदर हो सकती है, फिर लास्ट में आती है आपकी सर्कल ऑफ विलिस के अंदर जो एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉक के अंदर होता है ना एज अ होल सिम्पैथो एड्रीनल रिस्पॉन्स होता है। टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया और जो सरफेस एरिया होता है ना वो लार्जेस्ट होता है कैपिलरीज का। कैपिलरीज का जो सरफेस एरिया भी सबसे ज़्यादा होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ज़्यादा होता है, और इनकी वॉल की जो थिकनेस होती है वो सबसे कम होती है, और इनका डायमीटर भी मिनिमम होता है। कैपिलरीज का थिकनेस भी इनकी कम होती है, डायमीटर भी कम होता है क्योंकि बहुत थ्रेड की तरह की बारीक सी होती हैं, तो इनका डायमीटर भी कम होगा, थिकनेस भी कम होगी, लेकिन इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। अब जो आर्टीरियोल्स होते हैं ना उनके अंदर मिनिमम ब्लड वॉल्यूम होता है, वेन्स के अंदर मैक्सिमम ब्लड वॉल्यूम होता है। वेन्स के अंदर मैक्सिमम ब्लड वॉल्यूम होता है, और जो मीडियम साइज वेन्स थी उनके अंदर वाल्व्स भी होते हैं। और एओर्टा जो होता है ना इसका टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया मिनिमम होता है। एओर्टा का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सबसे कम है। एओर्टा का प्रेशर जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। मैक्सिमम ब्लड प्रेशर जो होता है ना वो हमें एओर्टा के अंदर मिलता है, और एओर्टा का फ्लो रेट भी मैक्सिमम होता है क्योंकि इसका डायमीटर ज़्यादा है ना तो फ्लो भी ज़्यादा होगा। एओर्टा के अंदर वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है, फ्लो रेट भी ज़्यादा होता है, और वेना कावा के अंदर भी फ्लो रेट ज़्यादा होता है। और जो वेन्स होती है ना वेना कावा का डायमीटर ज़्यादा होता है, मैक्सिमम डायमीटर हमारा वेना कावा का होता है क्योंकि वेन्स के अंदर कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है ब्लड को रखने की, तो वेना कावा का डायमीटर सबसे ज़्यादा होता है। बैरो रिसेप्टर्स होते हैं मीन आर्टेरियल प्रेशर को मेंटेन करते हैं, और मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है ना आपकी सर्कुलेटरी ड्राइव को या आपके ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज़ को मेंटेन करता है। अब एक पेशेंट था इमरजेंसी के अंदर आया, उसका 1 लीटर ब्लड लॉस हुआ है, तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या होगा, उसकी वीनस टोन इंक्रीज़ कर जाएगी। जब 1 लीटर ब्लड लॉस होता है तो वीनस टोन इंक्रीज़ कर जाती है। हार्ट को 60% एनर्जी चाहिए होती है फैट से, या बेसल रेट्स के ऊपर जो हार्ट अपनी एनर्जी लेता है वो फैट से लेता है। टॉल टी वेव्स हमें हाइपरकैलेमिया के अंदर मिलती हैं। अगर एक पेशेंट को एक्यूट एमआई होगा तो उसकी ईसीजी के ऊपर हमें एसटी सेगमेंट की डिप्लेसमेंट मिलती है। एसटी सेगमेंट जो तो डिस्प्लेस हो जाता है, या तो एसटी सेगमेंट की एलिवेशन होगी या डिप्रेशन होगा। और एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, मैसिव ब्लड लॉस हुआ, पेशेंट शॉक में चला गया, उसका ब्लड प्रेशर जो है वो 85/40 हो गया, तो एक्टिवेट होगा सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स। हमने पहले पढ़ा था जब 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से ज़्यादा वो कम हो जाए आपका
आपका ब्लड प्रेशर, तो वो जो एक्टिवेट होता है सिस्टम दैट इज सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स आपका एक्टिवेट हो जाता है। सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स होता है जो कि डिक्रीज ब्लड प्रेशर के लिए होता है, और जो बेसिकली जो मेंटेन कर रहा होता है शॉक के दौरान बायोरिसेप्टर्स होते हैं, और पोटेंट जो होता है ना वो सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स होता है। और जब ब्लड प्रेशर आपका ये जो मीन आर्टरी प्रेशर अगर आपका 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से कम हो जाए तो सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। अब हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है उसमें पल्मोनरी एडीमा होता है क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। एनाफिलेक्टिक शॉक के अंदर कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है, और सेप्टिक शॉक के अंदर कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है। बाकी कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के अंदर, हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर जाता है। अगर प्रोलॉन्गेशन हो रही है पीआर इंटरवल की और साथ आपको ड्रॉप बीट्स मिल रही हो तो ये सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक टाइप 1 मोबिट्स टाइप 1 होती है, जिसको वेंकी-बैक फिनोमेना भी कहते हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन स्ट्रोक वॉल्यूम और एंडास्टोलिक वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। तो इंजेक्शन फ्रैक्शन इंक्रीज़ कर जाती है जब स्ट्रोक वॉल्यूम, जब एंडास्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज़ करता है, क्योंकि इन्वर्सली रिलेटेड है एंडास्टोलिक वॉल्यूम के साथ। अगर तो हाइपॉक्सिया होगा तो जो मायोकार्डियम इंजरी हो रही है तो उसमें जो बायोकेमिकल चेंजेस हमें नजर आती हैं, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर अगर सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्ट है और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का भी इन्फार्क्ट हो गया है तो थ्रोम्बोटिक ऑक्लूजन होती है आपके लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी की। अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, फीमर का फ्रैक्चर हो गया और उसके 4 दिन के बाद पेशेंट की डेथ हो गई है पल्मोनरी इन्फार्क्ट की वजह से, तो फैट एम्बोलिज्म होगा। एक्सरसाइज के दौरान स्केलेटल मसल्स के अंदर आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस या टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होती है, आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाती है। 1.5 लीटर अगर ब्लड लॉस होगा तो हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, टेकीकार्डिया होगा, हाइपरटेंशन होगी, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और सेंट्रल वीनस प्रेशर भी लो हो जाता है। हाइपरकैलीमिया एक्सरसाइज के अंदर होता है, और टॉल टी वेव्स भी हमें हाइपरकैलीमिया के अंदर मिलती हैं। ठीक है, टॉल टी वेव्स हमें मिलती हैं हाइपरकैलीमिया के अंदर, और एक्यूट रिस्पॉन्स हाइपरकैलीमिया एक्सरसाइज के अंदर जो है हाइपरकैलीमिया डेवलप हो जाता है। वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इंक्रीज कर जाती है जब सोडियम चैनल्स की परमेबिलिटी ज़्यादा होगी। मोस्ट कॉमन साइट एथेरोस्क्लेरोसिस की लोअर एब्डोमिनल एओर्टा होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स जो शॉक के अंदर होता है वो सिम्पैथो एड्रीनल रिस्पॉन्स होता है। लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है कैपिलरीज का, और बैरोसेप्टर्स का मेन मैकेनिज्म होता है कि मीन आर्टरियल प्रेशर को मेंटेन करते हैं। अगर एक पेशेंट का 1 लीटर ब्लड लॉस होगा तो कंपनसेटिंग मैकेनिज्म के अंदर उसकी वीनस टोन इंक्रीज कर जाती है, वेन्स की टोन इंक्रीज कर जाएगी। हार्ट 60% एनर्जी फैट से लेता है। टॉल टी वेव्स हमें हाइपरकैलीमिया के अंदर मिलती हैं। एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर एसटी सेगमेंट की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। अगर मैसिव ब्लड लॉस होगा और पेशेंट को शॉक डेवलप हो गया तो जो एक्टिवेट होगा दैट इज सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है मैसिव ब्लड लॉस में। एवी नोडल डिले हेल्प करता है वेंट्रिकल्स की फिलिंग के अंदर। जितना ज़्यादा एट्रियो वेंट्रिकुलर डिले होगा उतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उतना ज़्यादा वेंट्रिकल्स फिल होने के लिए अवेलेबल। जितना ज़्यादा टाइम लगता है एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर कंडक्शन को पास होने में, वो हेल्प करता है वेंट्रिकुलर फिलिंग के अंदर। अगर एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर 65/50 हो गया है, 65/40 हो गया और उसको एक्यूट मैसिव ब्लड लॉस हो रहा है तो उसका सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। जो आपका ब्रेन इस्केमिक रिस्पॉन्स है, सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स होता है और ये एक्टिवेट हो जाता है जब मीन आर्टरियल प्रेशर आपका 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से कम हो जाता है। और सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स होता है और ये 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के ऊपर एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद दिया हुआ है कि एक एम्बुलेंस डिटैच्ड हुआ था आपकी डीप वेन्स ऑफ द लेग से, तो वो लॉज कहाँ पे करेगा? लॉज वो करता है लंग्स के अंदर, पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर। एम्बुलेंस जब डिटैच होता है ना लॉन्ग बोन से तो इंफिया वेना कैवा के अंदर जाता है। सबसे पहले इंफिया वेना कैवा के अंदर जाएगा, फिर आपके राइट एट्रियम के अंदर भी जा सकता है। लेकिन जो लॉजमेंट होती है ना, जो जाके फंसेगा वो फंस जाता है पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर, जाके फंस जाता है लंग्स में फंस जाएगा। वेंट्रिकल्स का प्रेशर तो ज़्यादा हो गया है, लेकिन वेंट्रिकल्स का जो वॉल्यूम है वो कॉन्स्टेंट ही रहता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, लेकिन वेंट्रिकल्स का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन होता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप के थ्रू। जो हमने पढ़ा था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप जो होता है वो मेंटेन कर रहा होता है। जो एसए नोड होता है वो टॉप ऑफ द राइट एट्रियम के ऊपर अवेलेबल होता है। एसए नोड जो था वो अपर पार्ट ऑफ द sulcus terminalis में अवेलेबल था, टॉप ऑफ द राइट एट्रियम में अवेलेबल होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम इंक्रीज कर जाता है तो उसकी वजह से डायस्टोलिक अरेस्ट हो जाता है। जो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है वो या तो पोटाशियम के ज़्यादा होने की वजह से या कैल्शियम के कम होने की वजह से होता है, और जो सिस्टोलिक हार्ट अरेस्ट होता है या सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है वो पोटाशियम के कम होने की वजह से या कैल्शियम के ज़्यादा हो जाने की वजह से होगा। अगर कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है, या अगर पोटाशियम कम हो जाता है तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होगा। और अगर कैल्शियम कम हो जाता है और पोटाशियम ज़्यादा हो जाता है तो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है। मतलब हाइपरकैलीमिया की वजह से डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है। तो अगर एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम इंक्रीज कर जाएगा तो डायस्टोलिक अरेस्ट होगा। ए वेव हमें मिलती है जेवीपी के ऊपर, कॉरस्पॉन्ड करती है पीआर सेगमेंट के साथ, और एब्सेंट होती है एट्रियल फिब्रिलेशन और माइट्रल स्टेनोसिस वाले पेशेंट्स के अंदर, और टॉल या फिर जॉइंट हो जाती है ट्राइकास्पिड स्टेनोसिस वाले पेशेंट्स में। वेंट्रिकल्स की फिलिंग जो होती है वो टीपी सेगमेंट से हमें नजर आती है।
ईसीजी के ऊपर। टी वेव से लेकर जो पी वेव तक का जो सेगमेंट होता है वो वेंट्रिकल्स की फिलिंग को शो करता है। थर्मोडाइल्यूशन मेथड से जब हम कार्डिक आउटपुट को मुहैया कर रहे होते हैं तो हम टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे होते हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन होती है जब हम थर्मोडाइल्यूशन मेथड से कार्डिक आउटपुट को मुहैया करते हैं। ए बैंड के अंदर एक्टिन होती है और एक्टिन के साथ सब मायोसिन होती है, और ए बैंड जो होता है वो अनचेंज ही रहता है जब सार्कोमेर की कॉन्ट्रैक्शन होती है। हाई एट्रियोवीनस ऑक्सीजन जो होती है ना, वो हाई एट्रियोवीनस ऑक्सीजन डिफरेंस जो होता है वो रेस्ट के ऊपर हार्ट के अंदर होता है। हार्ट के अंदर जो रेस्ट वाली कंडीशंस के अंदर जो एट्रिया और आर्टीरियो मतलब आपकी आर्टरीज और वेन्स के अंदर जो ऑक्सीजन डिफरेंस होता है वो ज़्यादा होता है हार्ट की। और सेल टू सेल एडियन जो होती है, सेल टू सेल जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, दैट इज़ विद गैप जंक्शंस की वजह से सेल टू सेल जो होता है ना वो आपका एक्शन पोटेंशियल जो वो मूव करता है। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से नजर आती है और कंप्लीट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एसटी सेगमेंट से नजर आती है। थर्मोडाइल्यूशन मेथड के अंदर इंडिकेटेड डाइल्यूशन टेक्निक को यूज़ किया जाता है। इंडिकेटेड डाइल्यूशन टेक्निक को यूज़ किया जाता है और थर्मोडाइल्यूशन मेथड के अंदर टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं हम। सिस्टोलिक फेज जो कार्डिक साइकिल का होता है ना वो आरटी इंटरवल या क्यूटी इंटरवल से हमें पता चलता है। सिस्टोलिक फेज ऑफ द कार्डिक साइकिल वेगस इफेक्ट या पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स हार्ट के ऊपर होते हैं कि ये पीआर इंटरवल को इंक्रीज कर देते हैं, आपके एवी नोडल डिले को इंक्रीज कर देते हैं, पीआर इंटरवल आपका ज़्यादा हो जाता है। 2 पर्सन्स थे, वो एक रूम में बैठे हुए थे, एक एथलीट है और एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है। तो जो एथलीट होगा उसका कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा। एथलीट्स के अंदर जो होता है ना वो कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है। जो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स होते हैं हार्ट के ऊपर, वो हार्ट रेट को डिक्रीज कर देते हैं सोडियम और पोटाशियम के ऊपर एक्ट करके। जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है ना वो आपके एसए नोड के ऊपर भी एक्ट करता है और आपके हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है। नेगेटिव कोरोनोट्रोपिक होता है जो पैरासिम्पैथेटिक होता है, सोडियम की इन्फ्लक्स को कम कर देता है। सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं होता है आपके पेस मेकर के अंदर, जिसकी वजह से आपका जो एसए नोड का जो फायरिंग रेट है वो डिक्रीज कर जाएगा। और पोटाशियम का ईफ्लक्स ज़्यादा कर देता है जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन होती है। और पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स इसके एवी नोड के ऊपर भी होते हैं, ये एवी नोड की कंडक्शन को डिक्रीज कर देता है। हार्ट रेट को भी डिक्रीज करेगा एसए नोड के ऊपर एक्ट करके, और एवी नोड की कंडक्शन को भी डिक्रीज करता है। नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक होता है, कंडक्शन को भी डिक्रीज करता है, और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक भी होता है, आपके हार्ट रेट को भी डिक्रीज करता है। जो मैक्सिमम फिलिंग प्रेशर होता है, जो मैक्सिमम वेंट्रिकल्स की फिलिंग होती है वो फर्स्ट थर्ड ऑफ द डायस्टली के अंदर होती है कि 2/3 वेंट्रिकल्स आपके फिल हो जाते हैं फर्स्ट थर्ड ऑफ द डायस्टली के अंदर। जो प्रेफरेंशियल थॉरोफेयर चैनल्स होते हैं उनके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं। प्रेफरेंशियल थॉरोफेयर चैनल्स के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं। अब हम रिवाइज कर लेते हैं। जो एवी नोडल डिले होता है ना वो वेंट्रिकल्स की फिलिंग में हेल्प करता है। अगर एक पेशेंट है उसका शॉक हुआ है, उसका ब्लड प्रेशर 65/40 है तो सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। डीप वेन्स के अंदर अगर डिटैच थ्रोम्बस होगा, एम्बुलस होगा तो वो लॉज करता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो कि लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है। सबसे पहले वो जाता तो इंफीरियर वेना कैवा के अंदर है, फिर राइट एट्रियम के अंदर जाता है, लेकिन लॉजमेंट जो होती है उसकी वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर होती है। वेंट्रिकल्स का प्रेशर ज़्यादा हो लेकिन वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज होगा। मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन होता है सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप से। एसए नोड राइट एट्रियम की टॉप पे प्रेजेंट होता है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम ज़्यादा जाने की वजह से डायस्टोलिक अरेस्ट होता है। ए वेव कॉरिस्पॉन्ड करती है पीआर सेगमेंट के साथ, और जो वेंट्रिकुलर की फिलिंग होती है ना वो टीपी सेगमेंट से हमें नज़र आती है। और थर्मोडाइल्यूशन के अंदर हम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं। ए बैंड के अंदर एक्टिन के साथ कुछ ना कुछ मायोसिन हमें मिलती है, सब मायोसिन मिलती है एक्टिन के साथ। और जो हाई एट्रियोवीनस ऑक्सीजन डिफरेंस होता है रेस्ट के ऊपर वो हार्ट के अंदर होता है। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर एट्रियोवीनस ऑक्सीजन डिफरेंस जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। सेल टू सेल एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट होता है गैप जंक्शंस की वजह से। वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन ईसीजी के ऊपर हमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से नजर आती है। थर्मोडाइल्यूशन के अंदर हम इंडिकेटर डाइल्यूशन टेक्निक को यूज़ किया जाता है। सिस्टोलिक फेज जो होता है कार्डिक साइकिल वो क्यूटी इंटरवल या फिर आरटी इंटरवल से शो होता है। वेगस इफेक्ट होता है हार्ट के ऊपर, इसमें पीआर इंटरवल आपका ज़्यादा हो जाता है। वेगस इफेक्ट की वजह से पीआर इंटरवल ज़्यादा हो जाएगा, और जो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स होते हैं वो एवी नोडल डिले को भी ज़्यादा कर देते हैं। एथलीट्स का कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है। पैरासिम्पैथेटिक आपके हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है सोडियम और पोटाशियम को अफेक्ट करके। जो सोडियम को कैसे करता है कि सोडियम के इन्फ्लक्स को कम करता है एसए नोड के अंदर, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक होता है, और पोटाशियम की इफ्लक्स ज़्यादा करता है हाइपरपोलराइजेशन करा के एसए नोड की कंडक्शन को डिक्रीज करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा, और एवी नोडल डिले कराते एवी नोड कंडक्शन को भी डिक्रीज करता है। मैक्सिमम वेंट्रिकल्स की फिलिंग फर्स्ट थर्ड ऑफ द डायस्टली के अंदर होती है। प्रेफरेंशियल थॉरो चैनल्स के अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं।